नमस्कार एवरीवन। पैसे की समझ में आपका स्वागत है। यहाँ मेरी कोशिश है कि मैं आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करूँ, जिससे आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर पाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग फॉर शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो उसके पहले हम समझते हैं कि इनकम और गेन में क्या डिफरेंस है। जितने भी सैलरीड लोग हैं उनको लगता है कि जो भी पैसा आ रहा है दैट ऑल इज इनकम, बट ऐसा नहीं है। जो आपको एसेट बेचने पे गेन या लॉस होता है उसको गेन्स बोलते हैं, उसको इनकम नहीं बोलते। और इनकम टैक्स के हिसाब से वो सेपरेट काउंट होता है। तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या है? आपको कुछ कैपिटल गेन हुआ, कुछ शेयर्स बेचे या इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचा, उससे प्रॉफिट हुआ, और कुछ में आपको लॉस हुआ। तो इन दोनों को आप ऑफसेट कर सकते हो। तो जो बैलेंस बचा गेन में से लॉस का, केवल उस पे आपको टैक्स देना है। तो कैपिटल गेन लॉस दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म होता है जब कोई आपने एसेट 12 महीने से कम के लिए रखा है। अभी हम जो एसेट की बात कर रहे हैं वो केवल शेयर्स और इक्वल इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर 12 महीने से ज्यादा तक रख के फिर आपने बेचा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस माना जाएगा। तो बेसिक रूल्स क्या है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के? आप अपना टैक्स बचा सकते हैं कैसे? अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है 12 महीने से कम वाले में, तो आप इसको ऑफसेट कर सकते हो शॉर्ट टर्म गेन्स या लॉन्ग टर्म गेन से। उसमें से माइनस हो जाएगा, फिर जो बचेगा उस पर आपको टैक्स देना है। मान लीजिए आपका कोई गेन नहीं हुआ है, तो आप ये लॉस को 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब इस साल आपको मान लीजिए 50,000 का लॉस हुआ, गेन कोई नहीं हुआ, आपने प्रॉफिट वाले शेयर या म्यूचुअल फंड नहीं बेचे, और आपने 29-30 में जाके वो शेयर्स बेचे और उसमें प्रॉफिट हुआ। तो ये 8 साल के अंदर है, तो आपको उस समय आप ये पैसा माइनस कर सकते हो, और जो बचा हुआ पैसा होगा उस पे आपको टैक्स देना है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है उसको केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट ही आप ऑफसेट कर सकते हो। ये भी 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। तो अगर लॉस आपका गेन से ज्यादा है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 8 साल के लिए। और इसमें जो भी पर्टिकुलर टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका है, जो ड्यू डेट है, उसी पे आप करेंगे तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। जुलाई 23 के बाद, 2024 के बाद, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है पहले 15% होता था, अभी 20% हो गया है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था वो पहले 10% होता था, अभी वो 12.5% हो गया। इसके साथ एक एग्जाम्पशन लिमिट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका बनता है, जो 12 महीने से ज़्यादा तक आपने होल्ड करा फिर बेचा, तो उसमें 1.25 लाख पर तो वैसे ही टैक्स नहीं पड़ता। मान लीजिए आपने बेचा और आपको प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख का, तो 1.25 पे आपको वैसे ही टैक्स नहीं देना है, 25,000 पर ही आपको टैक्स देना है, वो भी 12.5% के हिसाब से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप ये 25,000 को कोई और शेयर है जिसमें लॉस हो रहा है उसको भी बेचते हैं, तो वो 25,000 भी जीरो हो जाएगा। अगर 25,000 का लॉस किसी और शेयर में, तो आपको जीरो, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपने शॉर्ट टर्म गेन कुछ शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड 12 महीने के अंदर बेचा, 1 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। कोई और स्टॉक या म्यूचुअल फंड आपने बेचा जहां आपको 40,000 का लॉस हुआ, दोनों शॉर्ट टर्म में 12 महीने से कम। तो आप क्या कर सकते हैं, ये 40,000 1 लाख में से कम हो जाएगा, तो टोटल 60,000 पे आपको टैक्स देना है, या 40,000 पे टैक्स नहीं देना है, और ये 8,000 रुपीज की आपकी सेविंग होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म गेन 12 महीने से ज्यादा वाले में 1 लाख रुपए आपको प्रॉफिट होता है, शॉर्ट टर्म लॉस आपका 40,000 का ही है, तो
क्या हुआ, टैक्सेबल गेन आपका 60%। लेकिन चूंकि ये लॉन्ग टर्म गेन है, तो आपको लॉन्ग टर्म का जो टैक्सेशन है 12.5% वो देना पड़ेगा। जबकि पिछले एग्जाम्पल में हमने 20% टैक्स दिया था, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म था। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 50,000 का है, लेकिन कोई गेन नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको 50,000 को कैरी फॉरवर्ड कर लो। मान लो 27 28 में आपने बेचा और आपको प्रॉफिट हुआ, तो आप उससे ऑफसेट कर सकते हो। और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मान लीजिए आपको 80,000 का प्रॉफिट हुआ ओवर एंड अबव 1.25 lakhs, तो आप उसमें से ये 50,000 कम कर सकते हैं। तो आप 50,000 का टैक्स सेव, लॉन्ग टर्म टैक्स सेव कर रहे हैं, तो 6,250 का आप टैक्स सेव कर रहे हैं। एक वॉश सेल रूल होता है कि आपने तुरंत शेयर बेचा और फिर खरीद लिया। कोई शेयर मान लीजिए मार्केट डाउन चल रहा है, लॉस में है, लेकिन आपको पता है अच्छा शेयर है, तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के लिए आप क्या करोगे, मान लो एबीसी बैंक है, आपको 50,000 का लॉस हो रहा है, आपको पता है लॉन्ग टर्म में अच्छा शेयर है, आपने उसको बेचा और थोड़ी देर बाद खरीद लिया या कल खरीद लिया। तो ऑल्दो ये रूल जो है वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इंडिया में एक कंसेप्ट है टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटजी। तो अगर टैक्स वालों को लगता है कि आप टैक्स अवॉइड करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो आपने टैक्स चोरी नहीं करी है, आप टैक्स अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आपका वो स्क्रूटनी में आ सकता है। तो इसीलिए आप जब बेचते हैं तो इमीडिएटली सेम शेयर्स खरीदने हैं तो थोड़े दिन रुक करके खरीदें, स्पेशली आप जब फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये काम कर रहे हैं। तो एक होता है गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, टैक्स डिपार्टमेंट का। तो टैक्स डिपार्टमेंट कुछ भी स्क्रूटनाइज कर सकता है अगर उसको शक भी है कि आप टैक्स अवॉइड कर रहे हो, टैक्स चोरी नहीं कर रहे हो, टैक्स अवॉइड कर रहे हो। तो अगर आप सेम डे बेचते खरीदते हो तो ये टैक्स अवॉइडेंस में आ सकता है। तो इसमें क्या करना चाहिए कि एक तो आप थोड़े दिन रुक कर फिर उसको दोबारा बाई करें। आपने सेल कर दिया, हफ्ते 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते, आइडियली 30 डेज, कुछ लोग कहते हैं 30 डेज के बाद खरीदें, लेकिन उसमें चांसेस क्या है कि वो हो सकता है शेयर उतनी देर में 10 15% बढ़ जाए, तो आपका वो लॉस हो गया। तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये सब जम्बलिंग करते हैं, तो आप स्क्रूटनी में आ सकते हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए, आप क्या करो कि सेम स्टॉक या सेम म्यूचुअल फंड मत लो। मान लो आप फ्लेक्सी कैप में म्यूचुअल फंड में थे, तो आप दूसरा फ्लेक्सी कैप, इस फ्लेक्सी कैप को बेचा, दूसरा बाजार में और भी अच्छे फ्लेक्सी कैप होंगे उसको ले लिया, 1 महीने बाद उसको बेच के फिर वापस इसी में आ गए। या एबीसी बैंक में था आपका, आपने इसको सेल करा, XYZ बैंक बाई कर लिया और 30 डेज बाद एबीसी बैंक में फिर एंट्री ले ली, इसको बेच दिया। तो जो हम एसआईपी करते हैं उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है, जो एसआईपी है, एवरी एसआईपी इज कंसिडर एज सेपरेट परचेज, तो वो सेपरेट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। एक आपने जनवरी में लिया एसआईपी, एक फेब में लिया, एक मार्च में लिया, एक अप्रैल में लिया, तो सबको अलग अलग काउंट किया जाएगा। और मान लीजिए जनवरी वाला आपने 12 महीने रखा, वो बेच दिया, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा। लेकिन जो आपने अप्रैल में खरीदा था वो जनवरी में बेचा, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा। और ये स्टॉक की तरह है कि अगर इसमें लॉस होगा तो वो भी आप कैपिटल गेन से ऑफसेट कर सकते हैं। तो टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है, टैक्स कैसे बचाना है, लोग कहते हैं कि 31 मई तक, मार्च तक करना चाहिए। मेरा सजेशन है कि आप 25 मार्च तक ये एक्सरसाइज पूरी कर लें। आप अपना पोर्टफोलियो देखें, जो म्यूचुअल फंड आपके ज़्यादा लॉसेस में या स्टॉक ज़्यादा लॉसेस में, आप उनको सेल कर सकते हो, और जो आपका गेन हुआ उससे ये ऑफसेट हो जाएगा, या ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। री इन्वेस्ट आफ्टर कूलिंग ऑफ पीरियड, या सिमिलर प्रोडक्ट में आप री इन्वेस्ट कर लो सेम टाइम। आईटीआर आपको टाइमली फिल करना है, और जो भी लॉसेस अगर गेन के अगेंस्ट नहीं कंपनसेट हुए तो उसको आप फ्यूचर 8 8 ईयर्स के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं।
तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दोनों आप ऑफसेट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ऑफसेट कर सकते हो। तो इस तरह आप अपना कुछ टैक्स सेव कर सकते हो। टैक्स सेविंग क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप देखेंगे तो एक मिडिल क्लास आदमी का सबसे ज़्यादा खर्चा जो होता है वो टैक्स में होता है। आपकी पूरी जिंदगी की 1/3 कमाई टैक्स में जाती है अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। आप 12 महीने काम करते हैं तो 4 महीने की कमाई टैक्स में जाती है। ऑब्वियस है कि सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए आपके पास, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने सीए और टैक्स एक्सपर्ट से पहले बात कर लें। ये सब करने से पहले आप अपना कैलकुलेशन करके रखें और फिर उनसे एडवाइस ले लें। तो जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, क्या उसमें भी टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है, लेकिन उसमें जो है एफएनओ जो है उसको बिजनेस माना जाता है, तो वो कैपिटल गेन में नहीं आता, बिजनेस इनकम में आता है। तो आपका जो भी बिजनेस, कोई और बिजनेस चल रहा है, उससे आप इसको कंपनसेट कर सकते हो। कैपिटल गेन से नहीं कर सकते आप इसको। तो कोई भी बिजनेस इनकम है, एफएनओ का लॉस है, कोई भी बिजनेस इनकम है, आप इस लॉस को एटीएस तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इंट्राडे जो स्पेकुलेटिव लॉस होता है उसको केवल स्पेकुलेटिव इनकम से ही आप कर सकते हो। तो अधिकतर हम में से जो लोग हैं वो ये सब नहीं कर रहे हैं। एफएनओ कुछ लोग कर रहे हैं, वो उसको अपने बिजनेस से ऑफसेट कर सकते हैं। तो एफएनओ लॉस आप सैलरी इनकम से ऑफसेट नहीं कर सकते, रेंटल इनकम से ऑफसेट नहीं कर सकते, कैपिटल गेन से ऑफसेट नहीं कर सकते। दूसरा आपका कोई बिजनेस है उससे जरूर कर सकते हो, और एफएनओ में जो प्रॉफिट है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, उससे आप ऑफसेट कर सकते हो, और ये भी आप 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये कैसे काम करता है? मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए प्रॉफिट अपने बिजनेस में बनाया, और एफएनओ ट्रेडिंग में आपको 2 लाख रुपए का लॉस हुआ। तो ये 2 लाख 5 में से माइनस हो जाएंगे, टोटल आपका 3 लाख बचेगा जिसपे आपको टैक्स देना है। तो 2 लाख जो आपने बचाए, और आप अगर आप 30% टैक्स स्लैब में है, तो आपने 60,000 रुपीज का टैक्स बचा लिया। अगर आप एफएनओ में 3 लाख रुपए का लॉस हुआ और कोई और बिजनेस इनकम नहीं है आपकी, तो आप ये 3 लाख लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फ्यूचर में जब बिजनेस एफएनओ में प्रॉफिट होगा तो उससे ये सेट ऑफ हो जाए, और ये 8 साल के लिए आप फॉरवर्ड कर सकते हो। मान लीजिए आपने 4 लाख रुपए नेक्स्ट ईयर कमाए, इस साल आपने 3 लाख रुपए गंवाए थे, तो ये 3 लाख 4 में से वो माइनस हो जाएगा, तो केवल आपको 1 लाख पे टैक्स देना है। सेम आपको टाइमली फिल करना है, जो रिकमेंडेड फॉर्म होगा उसी में फिल करना है। और एफएनओ प्रॉफिट आपके इनकम स्लैब के हिसाब से होते हैं। आप अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 30% टैक्स लगेगा, 20% में आते हैं तो 20% लगेगा। और एफएनओ चूंकि बिजनेस मानते हैं, तो आप उसमें जो भी ब्रोकरेज दे रहे हो, इंटरनेट चार्जेस दे रहे हो, रिसर्च, कोई आपने प्लेटफॉर्म ले रखा है उसकी फीस, ऑफिस का रेंट, ये सब आप डिडक्ट कर सकते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो आइडियली 28 तक, मैं सजेस्ट करूंगा 25 तक, क्योंकि 2 दिन ट्रांजैक्शन में लगते हैं, वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा तो रिकॉर्ड मैचिंग में इजी रहता है। और आपका कोई और बिजनेस इनकम है तो उससे आप ऑफसेट कर लो, नहीं है तो उसको लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लो, रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, और हमेशा टैक्स एडवाइजर और सीए से बात करके ही ये सब आप करिएगा। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो कुछ यूज़फुल लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों तक ये बात पहुंचाएं। थैंक यू।